हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली डिस्कस करेंगे लिंकेज के बारे में ना। लिंकेज यहाँ पे देखिए हमने लिख रखा है लिंकेज एन एक्सेप्शन टू मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसका क्या मतलब होता है कि अगर देखिए पिछले लेक्चर में हमने ये आपको बताने की कोशिश करी थी ना कि मेंडल का जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है यानी थर्ड लॉ है वो वैलिड किन किन परिस्थितियों में, मतलब किस सिचुएशन के लिए वो वैलिड होगा और किस सिचुएशन के लिए वो वैलिड नहीं होगा। ठीक है ना। तो उसमें आपने ध्यान दिया होगा ना कि जो एलील्स थे वो अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर थे। ये बात हमने बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करी थी। ठीक है। ये लिखा क्या है बेसिकली ना कि ये मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन है लिंकेज। मतलब क्या होगा कि जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फेल हो जाएगा, ठीक है ना, जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फेल हो जाएगा तो वहां से ओरिजिन हो जाएगी किसकी, लिंकेज की। ठीक बात है ना। तो ये बेसिक बात बताया था हमने कि सर अगर एलील, देखिए कल बात हमने किया था ना कि अगर एलील अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर ना प्रेजेंट हो, अगर एलील अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर ना प्रेजेंट हो, वो एक ही क्रोमोसोम पे आ जाए, फिर क्या होगा कि सर जो क्रोमोसोम है उस क्रोमोसोम से कहीं ना कहीं एलील बाउंड हो गए। ठीक है ना। अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि सर क्रोमोसोम जहां जहां चलेगा ना, क्रोमोसोम जहां जहां ट्रेवल करेगा उस क्रोमोसोम से एसोसिएटेड एलील्स को या जीन्स को भी कह रहे हैं कि क्रोमोसोम के साथ ही ट्रेवल करना पड़ेगा। ठीक है ना। इसी घटना को बेसिकली नाम दिया जाता है लिंकेज। अब इस लिंकेज से एसोसिएटेड देखिए ये हमने लिखा है सटन एंड बोवेरी इन 1902 गेव द क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये ध्यान रखना है। ठीक है ना। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में किसने बात करी है, तो क्या बताना है सर, सटन एंड बोवेरी। ठीक है ना। किसने बात करी है, सटन एंड बोवेरी। और इसमें बताया क्या इन्होंने, देखिए अकॉर्डिंग टू सटन एंड बोवेरी, यानी कि सटन एंड बोवेरी टोल्ड दैट बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम इज पैरेलल टू बिहेवियर ऑफ जीन। क्या मतलब हुआ इसका कि सर जो जीन का मतलब हमारे पास क्या रहा है सर, जीन है और दूसरा टर्म है क्रोमोसोम। तो अगर आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें तो कुछ ये बात करने की कोशिश करें सर, ये मान लीजिए क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम से एसोसिएटेड ये जो जीन होगा ना, वो जीन कह रहे हैं है किसके ऊपर, क्रोमोसोम के ऊपर। बोलिए जीन किसके ऊपर है, क्रोमोसोम के ऊपर। तो जहां जहां क्रोमोसोम ट्रेवल करेगा, जहां जहां क्रोमोसोम ट्रेवल करेगा वहीं वहीं जीन को भी क्या करना पड़ेगा, ट्रेवल करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इसी घटना को देखिए यहाँ पे हमने लिख रखा है गेव द क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस एंड टोल्ड दैट बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम इज पैरेलल टू बिहेवियर ऑफ जीन। यानी आपसे ये पूछा जाएगा कि क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या कहती है, क्या बताना है सर, क्रोमोसोम और जीन के पैरेलल बिहेवियर के बारे में बात करी गई है। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या लिख रखा है देखिए नेक्स्ट बात, क्रोमोसोम एक्ट एज कैरियर और व्हीकल। कैरियर और व्हीकल मतलब यहाँ पे कैरियर या व्हीकल का मतलब है ले जाने वाला, इनका मतलब है ले जाने वाला। ठीक है ना। तो क्रोमोसोम एक्ट एज कैरियर और व्हीकल ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अब देखिए जेनेटिक इंफॉर्मेशन बेसिकली है किसके अंदर स्टोर्ड, डीएनए के अंदर। किसके अंदर स्टोर्ड है, डीएनए के अंदर। और डीएनए का कंडेंस फॉर्म क्या कहलाता है, क्रोमोसोम। डीएनए का कंडेंस फॉर्म क्या कहलाता है, क्रोमोसोम। और यहाँ पे हमने बात करी है कि सर क्रोमोसोम के ऊपर आप एलोकेट कर सकते हैं किसको, जीन को। ठीक है ना। तो वही तो बात बोल रहे हैं ना कि क्रोमोसोम एक्ट एज कैरियर और व्हीकल ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, हेंस क्रोमोसोम आर यूनिट ऑफ ट्रांसमिशन ड्यूरिंग मियोसिस। अच्छा मियोसिस यहाँ पे टर्म आया,
तो मियोसिस का क्या रिलेशनशिप है? तो जब गैमेटोजेनेसिस यानी कि जब हायर प्लांट्स या हायर एनिमल्स के अंदर जब गैमेट फॉर्मेशन होता है ना, तो गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस में बेसिकली कह रहे हैं कि मियोसिस का रोल होता है। यानी आफ्टर मियोसिस कह रहे सर गैमेट बनते हैं, ठीक बात है ना। तो वो जो मियोसिस के बाद गैमेट बनते हैं, बेसिकली उन्हीं गैमेट के पास ही तो कह रहे हैं सारा जेनेटिकल इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। बोलिए, अब हमें पता है सर किसी इंडिविजुअल के जीवन में 50% कंट्रीब्यूशन उसके मदर का और 50% कंट्रीब्यूशन उनके फादर का होता है, ठीक है ना। और वही 50-50% यानी पैटर्नल और मैटरनल जो सेट है वो 50-50% मिल के आगे चल के 100% बनाते हैं, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब कह रहे हैं कि सर कोई भी प्लांट, हायर प्लांट की बात करें आप, हायर एनिमल की बात करें, तो उसके जीवन की शुरुआत किस चीज से होती है? जीवन की शुरुआत सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर से होती है, जिसको हम लोग नाम देते हैं जाइगोट। जाइगोट कैसे बनता है? जाइगोट इज फॉर्म्ड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल गैमेट विद द फीमेल गैमेट। समझिए, यानी मेल फीमेल गैमेट फ्यूज किए, जाइगोट बना। अच्छा, जाइगोट से आगे सारी कहानी चलनी है, तो अगर आप जाइगोट को बारीकी से देखने की कोशिश करें, तो जाइगोट के अंदर सर 50% पैटर्नल पार्ट और 50% मैटरनल पार्ट। बोलिए, अच्छा जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करें ना, XYZ, मैं अपना एग्जांपल ले लूं, तो मेरे पास कह रहे हैं कि मतलब मेरे जीवन में जो पहला कह रहे हैं सर सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर बना होगा, जिसको हम लोग जाइगोट बोल रहे हैं, उस जाइगोट के अंदर 23 क्रोमोसोम हमारी माता जी का और 23 क्रोमोसोम हमारे पिताजी का, यानी मैटरनल और पैटर्नल, ठीक है ना। अब सर जो जाइगोट बना, उस जाइगोट के अंदर फिर आगे चल के क्रोमोसोम का नंबर कितना हो गया? 46। तो वो 46 क्रोमोसोम को लेके आने वाला कौन है? आने वाला कौन है सर? गैमेट। बोलिए, और एक जब ह्यूमंस के गैमेट की हम बात करते हैं, तो ह्यूमंस के कह रहे हैं कि सर मेल गैमेट के अंदर 23 क्रोमोसोम और फीमेल गैमेट के अंदर भी 23 क्रोमोसोम इन जनरल, ठीक है ना। ये 23 क्रोमोसोम मिलके जाइगोट के अंदर कितने हो गए? 46 हो गए। बोलिए, अब आगे जितना भी डेवलपमेंटल प्रोसेस है, यानी सारी की सारी सेल आगे चल के जाइगोट के ही डिसेंडेंट होंगे। बोलिए, जाइगोट के ही क्या होते हैं? डिसेंडेंट होते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सर किसी इंडिविजुअल के जीवन में मतलब कैरेक्टर के लेवल पे क्या क्या घटना घटनी है, वो उसी सिंगल सेल्ड जाइगोट के अंदर सारा का सारा इंफॉर्मेशन आ गया। और जाइगोट से पहले आप देखेंगे तो मेल और फीमेल गैमेट थे, और मेल फीमेल गैमेट बने किस प्रोसेस के थ्रू हैं? मियोसिस के थ्रू हैं, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पे यही बात हमने लिख रखा है, देखिए, क्रोमोसोम एक्ट एज कैरियर और वेहिकल ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, हेंस क्रोमोसोम आर यूनिट ऑफ ट्रांसमिशन ड्यूरिंग मियोसिस, ठीक है ना। तो ये बात क्लियर हो गई। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या लिख रखा है, नेक्स्ट पॉइंट जरूरी। इन जनरल ये बात हमने पिछले लेक्चर में आपको डिटेल में बताने की कोशिश करी है, इसको ध्यान देना है, ठीक है ना। कह रहे हैं कि इन जनरल द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी कि इन जनरल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अप्लीकेबल टू दो जीन, ठीक है ना। यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट उन पर्टिकुलर जीन्स के लिए अप्लीकेबल होगा विच आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, ठीक है ना। तो ये बात आपको याद रखना है, पूछा जाएगा कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यही तो बात कर रहे थे ना कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होने की शर्त क्या है। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होने के लिए जीन्स का या एलील्स का अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर पाया जाना कह रहे हैं कि सर जरूरी होता है। अब देखिए नेक्स्ट बात क्या लिखी है, मेंडल्स थर्ड लॉ यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज नॉट अप्लीकेबल, यानी मेंडल का थर्ड लॉ कब फेल हो जाएगा ना, मेंडल्स थर्ड लॉ इज नॉट अप्लीकेबल इफ सेवरल जीन्स आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम,
तो यही बात तो हमने करने की कोशिश करी ना कि अगर सर अगर एक से ज्यादा एलील, जैसे हम लोग पिछले लेक्चर में देखिए हमने ये बात आपसे करने की कोशिश की ना कि कैपिटल आर और कैपिटल वाई अगर ये दोनों कह रहे हैं कि एक ही क्रोमोसोम पे आ जाएं तो क्या होगा, फिर उनका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सर नहीं हो पाएगा। ये बात लिख रखा है देखिए, मेंडल्स थर्ड लॉ इज नॉट अप्लीकेबल इफ सेवरल जीन इज प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम। अगर एक ही क्रोमोसोम के ऊपर कई सारे जीन या एलील्स प्रेजेंट होंगे तो उनका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कह रहे हैं कि सर पॉसिबल नहीं होगा। अब आगे क्या लिख रखा है, जीन विच डू नॉट असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, यानी वे जीन जिनका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होता है, ठीक है ना, इंडिपेंडेंटली, वो कौन से प्रोसेस को फॉलो करते हैं, वो फॉलो करते हैं सर लिंकेज को, वो फॉलो करते हैं लिंकेज को। तो लिंकेज के बारे में पहली बार बेटसन एंड पनेट, ये सारे इंफॉर्मेटिव थोड़ा सा बातें हैं, तो इनको आपको क्या करना है, थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करनी है, ठीक है ना। बेटसन और पनेट ने पहली बार कह रहे हैं कि सर स्वीट पी, देखिए इसीलिए हम बोल रहे थे पीछे ना कि आपको मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट है, मेंडल का एक्सपेरिमेंट उन्होंने पूरा गार्डन पी के ऊपर किया है। किसके ऊपर किया है, गार्डन पी के ऊपर किया है, ठीक है ना। मेंडल के जैसा ही एक्सपेरिमेंट जब बेटसन और पनेट ने स्वीट पी या लेथाइरस ओडोरेटस के अंदर करने की कोशिश करी, ठीक है ना, तो वहां पे क्या होता है कि सर मेंडल का जो रिजल्ट था वो रिजल्ट उनको नहीं देखने को मिला, ठीक है ना। उन्होंने कह रहे हैं कि सर मतलब बेटसन और पनेट ने लेथाइरस ओडोरेटस के अंदर पहली बार कह रहे हैं कि लिंकेज के बारे में बात किया, और लिंकेज को उन्होंने दो तरीके से बताने की कोशिश करी। एक को नाम देते हैं कपलिंग और दूसरे को नाम देते हैं रिपल्शन, ठीक है ना। एक को बोलते हैं कपलिंग और दूसरे को नाम देते हैं रिपल्सन। अब ये जो कपलिंग और रिपल्सन प्रोसेस है, ठीक है ना, इसके बारे में हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे डिटेल में, ठीक है। इसके पहले कि सर जो मेंडल का मतलब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था, जब तक इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो होता था तब तक तो हम बोलते थे कि सर 9:3:3:1 वो रेशियो होता था फेनोटिपिक, और टेस्ट क्रॉस रेशियो आता था कितना, 1:1:1:1, ठीक है ना। तो वो जो 1:1:1:1 वो आता था, ठीक है ना, मेंडल के हिसाब से, वो इनको कह रहे हैं कि सर जब लिंकेज इनको देखने को मिला तो वो रिजल्ट नहीं मिला, ठीक है ना। उसके अलावा कुछ और रिजल्ट आए, वो जो रिजल्ट आए उन्हीं को उन्होंने मतलब कपलिंग और रिपल्सन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, ठीक है ना। और आगे चल के ये बोला गया कि सर ये डेविएशन मेंडल के रूल से कह रहे हैं कि ये जो डेविएशन दिखा है ये किसकी वजह से दिखा है, लिंकेज की वजह से दिखा है। और आगे चल के एक और ग्रेट साइंटिस्ट की एंट्री होती है इस फील्ड में, जिनका नाम है थॉमस हंट मॉर्गन। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है ना, मॉर्गन साहब का, TH मॉर्गन, ठीक है ना, या इसको थॉमस हंट मॉर्गन के नाम से भी इनको जाना जाता है। इन्होंने क्या बताया, द बिहेवियर ऑफ जीन इन रिलेशन टू अबव रिजल्ट, ठीक है। अब ये थोड़ा सा आपको अभी समझ में थोड़ा सा कम आएगा, अगला जब डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो उसके अंदर हम आपको सारी बातें डिटेल में समझाएंगे। देखिए, तो द बिहेवियर ऑफ जीन इन रिलेशन टू अबव रिजल्ट वाज फर्स्ट डिस्क्राइब का मतलब होता है डिटेल में किसने बात करने की कोशिश करी, ठीक है ना, इज डिस्क्राइब्ड बाई थॉमस हंट मॉर्गन हु टोल्ड दैट। और मॉर्गन ने क्या बोला कि कपलिंग और रिपल्सन दोनों अलग अलग बातें नहीं है, कपलिंग और रिपल्सन दोनों अलग अलग बातें नहीं है, जबकि मॉर्गन ने क्या बोला कि कपलिंग और रिपल्सन एक ही प्रोसेस के दो प्रारूप हैं, एक ही प्रोसेस के। जैसे कि हमारे पास सर एक कॉइन है, तो कॉइन के पास करें हेड भी है टेल भी है, कॉइन के पास
हेड भी है और टेल भी है, ठीक है। तो मॉर्गन ने ये बोला कि सर ये जो लिंकेज है ना, तो मतलब लिंकेज के अंदर ये कपलिंग और रिपल्सन दोनों अलग अलग बातें नहीं है, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि कपलिंग, मॉर्गन टोल्ड दैट कपलिंग एंड रिपल्सन वाज टू एस्पेक्ट ऑफ सेम प्रोसेस। का क्या मतलब हुआ? टू एस्पेक्ट ऑफ सेम प्रोसेस, यानी कि सेम घटना के दो अलग अलग प्रारूप हैं, ठीक है ना। अच्छा, और लिंकेज टर्म के बारे में आपसे पूछा जाए कि लिंकेज टर्म पहली बार किसने दिया, तो लिंकेज टर्म पहली बार दिया थॉमस हंट मॉर्गन ने, ठीक है ना। और इसके बाद टी.एच. मॉर्गन वाज अमेरिकन जेनेटिसिस्ट, ठीक है ना। ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है, इसको आप अपने माइंड में रखिए, ठीक है। अमेरिकन जेनेटिसिस्ट वर्कड ऑन फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई का नाम होता है ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर। ये सब याद रखने वाली बातें हैं, ठीक है ना। काम किसके ऊपर किया है? ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर किसके ऊपर काम किया? ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर के ऊपर, ठीक है ना। सर ये कौन है ड्रोसोफिला? तो ड्रोसोफिला एक इंसेक्ट का नाम है, ठीक है, जिसका एवरेज लाइफ स्पैन होता है 1 मंथ का। इसका ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर का एवरेज लाइफ स्पैन होता है 1 मंथ का, ठीक है ना। 1 महीने का एवरेज लाइफ स्पैन होता है, वाइल इट प्रोड्यूसेस न्यू एडल्ट इन 2 वीक, ठीक है। इनकी अगली जनरेशन, इनकी नेक्स्ट जनरेशन कितने टाइम में आ जाती है? नेक्स्ट जनरेशन 2 वीक में। तो ये कभी कभी पूछा जाता है कि सर ये मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को क्यों सेलेक्ट किया, ठीक है ना, अपना मतलब एक्सपेरिमेंट की के लिए। तो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, एक तो कह रहे हैं कि सर इसका जो एवरेज लाइफ स्पैन है वो 1 महीने का होता है, तो आपको कह रहे हैं कि रिजल्ट के लिए बहुत लंबे टाइम तक वेट नहीं करना पड़ेगा ना। और दूसरा क्या है कि सर अगली पीढ़ी, अगली मतलब एक मंथ के अंदर लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप कह रहे हैं कि सर मतलब रिप्रोडक्टिव फेज की बात करें, तो वो कह रहे हैं वो 2 ही वीक में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए इनको कह रहे हैं कि बहुत कम टाइम स्लॉट के अंदर वो ढेर सारे इंडिविजुअल उनको देखने को मिले, इसलिए इन्होंने, ठीक है ना, इसलिए इन्होंने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का को एज अ एक्सपेरिमेंट बॉडी इस्तेमाल किया, ठीक है ना। और इसके अंदर इन्होंने बनाना मीडियम को पॉजिटिव कंट्रोल मीडियम की तरह इस्तेमाल किया। देखिए बनाना मीडियम, पॉजिटिव और निगेटिव कंट्रोल थोड़ा सा समझ लीजिए। बनाना मीडियम एक्ट एज पॉजिटिव कंट्रोल का मतलब कह रहे हैं कि आपको पॉपुलेशन बढ़ानी है, आपको पॉपुलेशन बढ़ानी है। तो जिस मीडियम के अंदर ये कह रहे हैं कि सर ये ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर ये ग्रो कर रहे हैं, उसके अंदर आप बनाना ऐड करिए। आप क्या करिए? आप बनाना ऐड करेंगे तो इनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, ठीक है ना। और आप बनाना ऐड नहीं करेंगे तो उतनी तेजी से कह रहे हैं कि पॉपुलेशन जितना ऐड करने के बाद पॉपुलेशन बढ़ रही है उतना तेजी से नहीं बढ़ेगी। तो उससे क्या फायदा होगा कि आप मतलब एक तरीके से आप कंट्रोल स्टेब्लिश कर सकते हैं, आप प्रोसेस को क्या कर सकते हैं? रेगुलेट कर सकते हैं कि आपने मीडियम ऐड किया तो बढ़ने लगे, नहीं किया तो उतनी तेजी से नहीं बढ़े, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है कि बनाना मीडियम को इन्होंने पॉजिटिव कंट्रोल की तरह इस्तेमाल किया। मीडियम एंड प्लेन अगार वाज यूज्ड एज निगेटिव कंट्रोल। प्लेन ये अगार कौन है? अगार बताइए। अगार ऑब्टेन किया जाता है रेड एल्गी। ये सब आपको 11th क्लास के अंदर, ठीक है ना, एल्गी के अंदर डिटेल में मिलता है। प्लेन अगार को निगेटिव कंट्रोल की तरह इस्तेमाल किया, ठीक है ना। तो इसमें प्लेन अगार ऑब्टेन किया जाता है रेड एल्गी, 2 स्पीशीज, ठीक है ना। उसमें अंदर जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया का नाम आता है, उसको आप याद रखिए, ठीक है ना। वहां से इसको ऑब्टेन किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए पॉपुलेशन को बढ़ाना है या पॉपुलेशन को नहीं बढ़ने देना है। तो पॉपुलेशन अगर बढ़ाना है, ठीक है ना, पॉपुलेशन अगर बढ़ाना है
तो उसके अंदर आप क्या ऐड करिए, बनाना मीडियम का इस्तेमाल करिए और पॉपुलेशन को उतना तेजी से नहीं बढ़ने देना है, ठीक है। तो इसके रिलेशन में क्या होगा, यहाँ पॉपुलेशन गिरेगा ना, इसलिए इसको बोल रहे हैं नेगेटिव कंट्रोल। तो आप प्लेन अगार ऐड करिए, उसके अंदर कह रहे हैं कि पॉपुलेशन कहाँ जाएगी, इसके कंपैरिजन में नीचे जाएगी। तो ये कुछ बेसिक बातें थी। अब नेक्स्ट टाइम हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में कपलिंग और रिपल्सन के बारे में, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।